प्रचार करना हो चुनाव। रणजीत सिंह जी, ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं जब से पॉलिटिक्स में हूँ 99 के बाद हमने जो भी चुनाव लड़े हैं 2002, 2007, 2012, तब भी आघाड़ी थी हमारी और कांग्रेस की। हम लोकसभा पार्लियामेंट में साथ साथ काम कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, अपने अपने सिंबल के ऊपर लड़ रहे थे। फिर असेंबली में भी वैसा होता था। लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव अपने अपने कार्यकर्ताओं को मदद होने के लिए, ताकत देने के लिए हमेशा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे। वैसा ही बीजेपी शिवसेना वाले पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ बम्बई में, ठाणे में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा अलग हो रहा है, ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद आप मीडिया वाले अभी बहुत वे अलग अलग चैनल्स के माध्यम से काम करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आश्चर्य होता होगा, ऐसा मेरा कहना है। दादा, पुणे और चिंचवड जो खास ध्यान में है आपके, क्या आपको लगता है कि मुद्दे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप इस समय फिलहाल यहाँ सत्ता में नहीं है, बीजेपी दोनों जगह सत्ता में, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि लोग इस बार उसको लेके वोट करेंगे? मैंने बताया ना, जब से चुनाव चालू हुआ है तब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसमें क्या क्या गलत हुआ, कैसे पिंपरी चिंचवड एशिया में सबसे अमीर कॉरपोरेशन थी, लेकिन वहाँ बॉन्ड्स निकालने पड़े। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के 4,000 करोड़ के बिल देना बाकी है, काम की क्वालिटी नहीं है, करप्शन वहाँ बहुत बढ़ रहा है। उसके एग्जाम्पल मैंने दिए कि 70 लाख का ब्रिज 7 करोड़ तक लेके गए। पेड़ गिनने के लिए 1 रुपया, एक भी पेड़ नहीं गिना और 7 करोड़ रुपए उसमें भी निकाले। 120 करोड़ के सॉफ्टवेयर, 12 करोड़ के सॉफ्टवेयर थे, 120 करोड़ तक लेके गए। ऐसे बहुत से गलत काम वहाँ हुए। या पूना में भी पानी बिल्कुल नहीं है। इतने लोगों को पानी पूना में, पिंपरी चिंचवड में नहीं मिलता। 22 टीएमसी पानी पूना में देते हैं और पानी लोगों को मिलता नहीं। टैंकर माफिया है। यहाँ ये कोयता गैंग, ये जो मेजर ये नहीं है, बच्चे, वो माइनॉरिटी के बच्चे, माइनर एज के बच्चे अलग काम करते हैं। ऐसा झगड़ा करते हैं, 2 व्हीलर व्हीकल्स जलाते हैं, 4 व्हीलर व्हीकल्स के कांच तोड़ देते हैं। बहुत कुछ होता है। और जिस काम में पहला ध्यान देना चाहिए, एक तो रोज पानी देना चाहिए लोगों को, दूसरा साफ सफाई होनी चाहिए, रोज एकदम क्लीन सिटी दिखनी चाहिए, तीसरा पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। हाईटेक हॉस्पिटल खड़ी करना, या पहले जो हॉस्पिटल है उसमें हाईटेक नए जो भी अलग अलग उसमें मशीन्स आते हैं वो वहाँ बिठाना। MRI हो या CT स्कैन हो या अलग बहुत कुछ है उसमें। कैंसर हॉस्पिटल, उसमें कैंसर का भी प्रावधान करना पड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसको पैसा खर्चा करना चाहिए वहाँ पैसा नहीं खर्चा किया, और जिसके खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, रिंग करते हैं। टेंडर निकालने के वक्त आपको टेंडर देना है तो आपको ऐसे नॉर्म्स डालेंगे कि आपको ही टेंडर मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, प्री क्वालिफिकेशन आपका ही होना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ हुआ है, बहुत यानी बहुत कुछ हुआ। अजीत जी, आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से दुर्व्यवस्था है PCMC में, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो हर्डल्स हैं उसकी आपने बात की, लेकिन सवाल फिर ये भी तो आता है कि सरकार में आप खुद उप मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी की सत्ता है वो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, आप स्वयं इस जिले के पालक मंत्री हैं, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की तरफ भी आती है। तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ लोकल स्तर पर महानगर पालिका को देकर के कैसे जनता को आश्वस्त कर पाएंगे कि आप बेहतर हैं और वो नहीं? मैंने कब कहा नहीं है। मैंने गार्डियन मिनिस्टर के नाते हर साल कुछ करोड़ के व्हीकल्स, उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को,
ये अभी ड्रोन ऊपर, उसको तो परमिशन नहीं रहती है, वो गिराने के लिए एयरगन हो या जो भी हो, वो लेने के लिए, व्हीकल्स लेने के लिए, मोटर बाइक लेने के लिए, वॉकी टॉकी लेने के लिए, सीसीटीवी कैमरे बिठाने के लिए, जो उनको चाहिए वो देने की नए पुलिस स्टेशन हमने कैबिनेट में मंजूर किए, पुलिस चौकी मंजूर किए। अभी दोनों सीपी कार्यालय पिंपरी चिंचवड, सीपी कार्यालय पुणे, उसका काम जोरों से चालू है। उनका रेसिडेंस का जो प्रॉब्लम है वो हमने हल किया है। अभी यहाँ पॉपुलेशन बढ़ा है, इसीलिए पुलिस स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए सैंक्शन दिया है। हमने हमारा काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मदद करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है। मेट्रो के लिए 20% फंड्स देते हैं, हम 20% फंड्स डालते हैं। बाकी के रिंग रोड हो, नेशनल हाईवे हो, ये सब है काम, वो तो चालू है। उसके लिए दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, दोनों भी मदद करते हैं। लेकिन वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो ठीक तरह से ध्यान नहीं देते, यही तो मेरा कहना है। चुनाव पूरे प्रदेश भर में हुए, 29 महानगर पालिका है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मुंबई की और पुणे की, क्योंकि स्वाभाविक ही सबसे दो बड़े शहर हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी चर्चा जिन चीज़ों की हो रही है वो परिवारों के मिलन की हो रही है। यहाँ पे पवार कुटुंब के लोग एक साथ आए हैं लंबे समय के बाद, और मुंबई में ठाकरे परिवार एक साथ आए हैं। कैसे देखते हैं आप अपना जो पारिवारिक मिलन है राजनीतिक तौर पर फिर से एक बार जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं, और मुंबई में जो ठाकरे परिवार साथ हैं उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरह से देखता हूँ, अच्छा हो रहा है। लेकिन राजनीतिक मनमुटाव 2-2.5 साल से ज्यादा समय तक रहा, तो कार्यकर्ता कितने आश्वस्त हो पाएंगे आप साथ आ गए हैं और वोट ट्रांसफर होने कार्यकर्ताओं के कारण ही पुणे और पिंपरी चिंचवड में मिलजुल कर चुनाव लड़ने का तय हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पता था कि एक दूसरे के खिलाफ अगर चुनाव लड़े तो उसमें वोटों का बंटवारा होगा, वो कम से कम नहीं होगा। कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आना चाहते हैं। हमारा तो चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का, अभी उनको जो मन में आता है वो प्रपोजल उनके पास से आने के बाद हम बैठे, दोनों पार्टियों के कुछ लोग रास्ता निकालने की कोशिश की। पहले रास्ता नहीं निकाला, लेकिन फिर बाद में जो भी गलत कुछ स्टेट में ऐसी न्यूज़ चली कि अजित पवार बोल रहा है कि सिंबल घड़ी का ही लेना चाहिए, वो तो मैंने कभी कहा ही नहीं। क्या कहने का कारण है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस जब लड़ती थी तो अब अपना अपना सिंबल, बीजेपी शिवसेना लड़ती थी अपना अपना सिंबल। अभी भी हम पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए गए तो शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी ने अपना अपना सिंबल लिया था। एक कुतूहल सबके मन में है, एक आश्चर्य सबके मन में है कि बातचीत शुरू कैसे हुई। 2.5 साल तक एक पूरी तरह डेडलॉक था, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। बातचीत शुरू कैसे हुई, प्रस्ताव कहाँ से आया, चर्चा कैसे आगे बढ़ी, इस बारे में अगर आप बातचीत ऐसी शुरू हुई, मेरे कार्यकर्ता और सामने वाले एनसीपी के कार्यकर्ता दोनों को ऐसा लगा, उन्होंने उनके लीडरशिप को कहा, हमें हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को मुझे कहा कि अगर ऐसा किया तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम तो कोई अपने साथ नहीं है, शिवसेना को साथ लेने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवसेना वाले शुरू में हमारे पास आए नहीं, फिर बाद में आए, फिर तब समय निकल चुका था, फॉर्म भर दिए गए थे। तो भी 2 प्रभाग में हम पिंपरी चिंचवड में हमारे श्रीरंगप्पा बारने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, है शिवसेना के लीडर, तो उनके एरिया में हमने 2 प्रभाग में एडजस्टमेंट की है, हमारी युति हुई है। और ये होने का कारण कार्यकर्ता है। एनसीपी के दोनों धड़े इस बार चुनाव में साथ हैं, लेकिन अब कार्यकर्ता इससे आगे की तस्वीर भी देखना चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं कि आगे भी अब साथ रहेंगे। उस बारे में कोई क्लैरिटी है अभी तक? उसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि आज लास्ट डे है प्रचार का, तो वो पहला होकर वोटिंग ठीक तरह से कैसे होना चाहिए वो उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उस एंगल से हमने कभी सोचा नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं का मन तो उसके लिए भी है, तो क्या संभावना है उस चीज़ की बनी हुई कार्यकर्ताओं का मान रखा जाएगा, उनकी मांग, उनकी चाहत का मान रखा जाएगा?
खाली कार्यकर्ता नहीं, दोनों बाजू के लीडरों के साथ भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर पार्टी लीडर लोग चलाते हैं। तो हमारे जो भी लीडर्स है उनके साथ हमें बात करना पड़ेगा, उनके लीडर जो है उनके साथ उनको बात करना पड़ेगा। संभावना लेकिन बनी, हाँ, संभावना लेकिन बनी हुई है। नहीं अभी तक वैसा हुआ ही नहीं। आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने बताया। न सिर्फ एनसीपी के दो धड़े, बल्कि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में बाकी जगहों पर भी जो गठबंधन है, कई जगह ऐसे गठबंधन है जो बहुत बेमेल कहे जा रहे हैं, जनता उनको पचा नहीं पा रही है। एक जगह तो हमने देखा कि भाजपा एमआईएम साथ में आ गए थे, बाद में ऊपर से दबाव आया तो हटना पड़ा। एक जगह कांग्रेस और बीजेपी साथ में आ गए, कार्रवाई हुई, फिर कांग्रेस के नगर से वो बीजेपी की तरफ चले गए। तो ये जो बेमेल गठबंधन हो रहा है, क्या सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में जो बात कही जाती है कि नो वन इज परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, ये ज्यादा कारगर लगता है आपको इस मामले में? आपने जो लास्ट में कहा वो ज्यादा कारगर रहता है, लगता है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही है कि जब नीति, सिद्धांत, इन बातों की चर्चा होती है तो भाजपा हो चाहे बाकी पार्टियां हो, सभी उनकी चर्चा करती हैं, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उसको इस्तेमाल करने या उसको धरातल पर लाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस पर भारी पड़ जाती है। अभी लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है, तो उसमें अभी लोग ही तय करेंगे कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आखिर वो कौन सा बटन दबाते उसके ऊपर ही आगे का चलेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं वो सही है रणजीत सिंह जी, ये बहुत यानी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, महाराष्ट्र में तो नहीं होता था। कल हमने एक नगर परिषद के चुनाव में जो घमासान देखा ठाणे जिले में, उसमें कहीं ना कहीं एनसीपी की भी भूमिका थी। भाजपा अपना एक अलग दांव खेल रही थी, लेकिन शिवसेना और एनसीपी एक साथ आए और भाजपा का दांव पलट दिया। उसके बाद मारामारी की नौबत भी रही, घमासान रहा। एक और महायुति की रैली होने जा रही थी मुंबई में और दोपहर में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए थे एक नगर परिषद को लेकर के। तो ये जो तस्वीरें हैं, बाकी जो इलेक्शंस होने वाले महानगर पालिका की, उस पर कहीं ना कहीं तस्वीरें इफेक्ट करेंगी आपके अलायंस को भी, इंडिविजुअल पार्टीज को भी और उनके कैंडिडेट्स को भी? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत जिला परिषद तालुका पंचायत का चुनाव लगेगा, क्योंकि 31 जनवरी 2026 तक पूरे चुनाव खत्म करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वापस यहाँ के इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने बताया कि हमें 15 दिन की मुहूर्त दे दो, क्या मुदत दे दो, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बताया ठीक है 15 फरवरी तक ख़त्म करो। अभी 15 फरवरी तक ये चुनाव ख़त्म हो जाएगा, लोकल बॉडीज़ के पूरे चुनाव, जिसमें 50% तक ही रिजर्वेशन है। जिसमें ज़्यादा है वो तो जब कम करेंगे तब हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आगे 3.5 साल चुनाव ही नहीं है, तो इसीलिए 3.5 साल तो काम करना पड़ेगा। अपने यहाँ के लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है, तो वो भी भूल जाएंगे और पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त हम सब एक होके लड़ेंगे। अंबरनाथ में जो हुआ उसके बारे में सबको थोड़ा सा ऐसा जानने की इच्छा है कि अंबरनाथ में जो हुआ उसके पीछे क्या कारण था? एनसीपी ने फैसला क्यों लिया कि भाजपा का दांव पलटने के लिए शिवसेना का साथ दिया? वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स वहाँ कैसा रहता है उसके ऊपर ही चलता है, क्योंकि ये वहाँ सिटी के ऊपर वो चुनाव चलता है, उसमें स्टेट का, सेंट्रल का कुछ लेना देना नहीं रहता। आपके और भाजपा के बीच में, खास करके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में काफी अच्छे संबंध और काफी अच्छी कम्युनिकेशन और ट्यूनिंग मानी जाती है, लेकिन फिर भी अंबरनाथ में जो कुछ भी हुआ उसने भाजपा को आश्चर्य में डाला। इससे दूरगामी जो रिश्ते हैं, दूरगामी जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, उस पर कहीं फर्क पड़ता नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये लोकल बॉडी चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है 16 तारीख के बाद राज्य सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में किसी तरह का कोई तनाव या किसी तरह का कोई दुराभाव नहीं होगा? 100% नहीं होगा। संभव है ये? मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि जिस तरीके से फियर्स बैटल हो रहा है पॉलिटिकल, उसके बाद फिर मैंने बताया ना 2017 में बीजेपी शिवसेना के, आपने तब के पेपर्स पढ़े, न्यूज़ पढ़े, तो आपको तो प्रिंट मीडिया को अलग ही पढ़ने को मिलेगा और उसी हिसाब से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी चालू था, लेकिन महीने के बाद लोग भूल जाते हैं सब। आपने जब ये बात कही कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो ये अच्छे कामों के लिए भी होती है, बुरे कामों के लिए भी होती है, लेकिन बुरे काम ज्यादा देर तक याद रखती है जनता। सही है। लोग आपके उस समय के घोटाले भी बाहर निकाल रहे हैं जब आप उप मुख्यमंत्री पिछली सरकारों में हुआ करते थे। उन आरोपों को भले ही कोर्ट ने नकार दिया, लेकिन आज भी एक राजनीतिक परसेप्शन आपके साथ जुड़ गया है। तो लोगों की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट नहीं है, खास करके अगर आपकी छवि किसी मामले नहीं में नहीं खराब नहीं, हुई है। लोगों की है। हमारे अपोजिशन वाले बीच बीच में वो मुद्दा उठाते हैं, लोग नहीं उठाते, क्योंकि लोगों को पता है मेरा काम करने का तरीका, ब्यूरोक्रेसी को पता है मेरा काम करने का तरीका। उसमें मैंने एक भी और रूल नहीं किया। जो भी फाइल्स मेरे पास आई, खाली फास्ट काम किया। उसके बारे में जो भी सैंक्शन देनी थी, हमें मराठी में सुप्रमा बोलते हैं, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, काम जल्दी जल्दी होने के लिए उतना किया। अभी भी सुप्रमा चालू है। तब अकेला मैं डिसीजन लेता था, इसके लिए मेरे ऊपर आया। आज भी कैबिनेट में पूरी कैबिनेट वही डिसीजन लेते, लेकिन कैबिनेट ले लिया। किसी एक को जिम्मेवार आप पकड़ नहीं सकते, ऐसा है। आप सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, पर इसी मामले में जब एक सवाल आपसे कुछ दिन पहले पूछा गया था, तो आपने ये बात कही थी कि जिन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाए आज मेरे साथ सरकार में बैठे हुए हैं। आपके इस बयान को लोगों ने बहुत तोड़ मरोड़ के आपकी बहुत खींचातानी भी की थी कि अब अजित पवार ये बात कह रहे हैं। तो ये सही में भाजपा की तरफ टॉन्ट मारने की बात थी, या जो वास्तविकता थी वो आपने की? नहीं, मैं बात करते वक्त अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, क्या नहीं पूछने वाले हैं, ये मत पूछो, ये पूछो। ऐसे मेरे आज तक पॉलिटिक्स की जो भी मैंने 35 साल काम किया, कभी किसी को बताया नहीं। तब मेरे मन में आया, इसीलिए मैंने बोल दिया। आप 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका जो सबसे बढ़िया तालमेल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, आपने पहले भी कई बार कहा विलासराव देशमुख जी के साथ में रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आपका जो इक्वेशन है, उसको आप अपने आप को कितना सहज पाते हैं, कितना नेचुरल पाते हैं उनके साथ काम करते समय, उनसे कम्युनिकेट करते समय? हम तो एक दूसरे के साथ अच्छा, मैं तो अच्छा चाहता हूँ, यानी ठीक अंडरस्टैंडिंग हमारी दोनों की है। अजित पवार जी, थोड़ी चर्चा हम मुंबई इलेक्शंस की भी कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी को माना जाता है, न सिर्फ बजट के लिहाज से बल्कि आर्थिक राजधानी देश की भी है, और महाराष्ट्र की तो राजधानी है ही। तो बीएमसी के इलेक्शन में जो इक्वेशंस बनी है फिलहाल, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? शिवसेना और बीजेपी तो साथ में है, लेकिन एमएनएस और शिवसेना यूबीटी भी साथ में आए हैं। तो इन इक्वेशंस को आप राजनीतिक अनुभव के हिसाब से कैसे देखते हैं? किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगा रहे हैं। कोई मराठी मुद्दा निकाल रहे हैं, कोई कास्ट का मुद्दा निकाल रहे हैं, अलग अलग मुद्दे निकाल कर लोगों को अपनी ओर कैसे खींच सकते हैं, ऐसा हर एक की कोशिश चालू है। लेकिन वहाँ के लोग बहुत होशियार है, मिनी इंडिया उसको बोलते हैं वो सब एरिया को, तो उसी हिसाब से वो डिसीजन देंगे और फिर सबको पता चलेगा कि लोगों के मन में क्या है। ये 16 तारीख को पता चलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी महायुति जो है, बीजेपी शिवसेना की महायुति जो है, उनका महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। लेकिन एक चर्चा बुरके वाली महापौर या फिर मुस्लिम महापौर न्यूयॉर्क के मेयर की तरह बनने की चर्चा है। तो ये जो धार्मिक रंग आया है चुनाव को, बुरके वाली मेयर, मुस्लिम मेयर, हिंदू मेयर, इसको किस तरीके से आप? मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। मैं सेक्युलर विचारधारा का हूँ। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ऐसे हमें नहीं सिखाती, ऐसे कभी उन्होंने किया नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अपना देश इतना बड़ा है, जो भी यहाँ देश में रहते हैं वो सब भारतीय है। खाली मेरा इतना ही कहना है कि अगर जो भी अपने देश के खिलाफ देशद्रोही कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेके उसको फांसी ही देनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा ही नया कानून बनाना चाहिए और सभी को अपना अपना काम दिखाने का, काम करने का मौका मिलता है। संविधान ने वही बताया
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में वही बताया अपने को, और जो अपना घटना है उन्होंने भी वही बताया घटना में। आपने बहुत करीब से मुंबई का प्रशासन और महाराष्ट्र का प्रशासन देखा है सालों से, लेकिन अब भाजपा की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि सिस्टमेटिक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है मुंबई में और महाराष्ट्र की कुछ और जगहों पे, जहां इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को लाके बसाया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के नाते। तो ये डेमोग्राफिक चेंज और खास करके इंटेंशनल सिस्टमेटिक डेमोग्राफिक चेंज का जो आरोप भाजपा लगा रही है, आपको लगता है कि वो सही है? अगर किसी के मन में अगर वो आएगा तो चेक करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी अपने जो लोग हैं वहाँ उनको कितनी तकलीफ है वो हम सुनने की हमने सबने सुना है। ये गलत है ना। सभी ने पीसफुल वहाँ के सब सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा मेरा सच कहना है। अजीत पवार जी, हमने आपका मैनिफेस्टो देखा है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, पीसीएमसी के लिए और मुंबई के लिए। आपके बारे में एक छवि रही है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और फ्रीबीज लोगों को मुफ्त में कुछ बांटने के खिलाफ है, लेकिन इस बार के आपके जो घोषणा पत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्री मेट्रो राइड्स और बाकी कुछ और फ्री चीज़ों की बात है। तो अजीत पवार का ये जो वैचारिक शिफ्ट है कि फिस्कल डिसिप्लिन से फ्रीबीज की तरफ बढ़ने का, ये राजनीतिक मजबूरी है या सही में आपको लगता है कि ये जरूरी है इस मौके की नजर? ये जरूरी है। इसका कारण ये है, दोनों जो भी हमारे सिटीज है पिंपरी चिंचवड और पुणे, उसमें पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ये हवा का जो आपने देखा, चेक किया कि यहाँ की हवा कैसी है, तो एकदम खराब है। वर्ल्ड में जितने भी खराब कंट्री सिटीज है उसमें हमारा नंबर आ रहा है, तो ये गलत है ना। तो बहुत से, अगर पब्लिक सर्विस ट्रांसफर आपने फ्री दी तो अभी एक जगह 30 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है व्हीकल्स का, दूसरी जगह 23 लाख हुआ है। तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर पकड़ के तो इतने व्हीकल्स अगर बाहर आए, मैंने 50% ही देखा है। मैंने बोल रहा कि इतने ही व्हीकल्स बाहर आएंगे, आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से कम 5-7 लाख व्हीकल्स कम हुए तो भी इतना पोल्यूशन कम हो जाएगा। हवाएं भी अच्छी, हवा अच्छी अपने को देखने को मिलेगी। और दूसरा, मेरे ख्याल से उसमें बहुत लोगों का पैसा जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हर एक व्हीकल का आधा लीटर ज़्यादा दिन भर गया तो उसका 50 के हिसाब से बहुत पैसा होता है। 50 लीटर आधा लीटर की कीमत पकड़ के समझो, एक में 10 लाख और उसमें 15 लाख, ऐसे 25 लाख व्हीकल्स उसकी हमने ये पकड़ा तो करीबन 125 करोड़ रुपए लोग हर रोज उनका खर्चा बढ़ता है। वो बंद होना चाहिए। वो जब जाएंगे मेट्रो से तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पे है। वो पीएम में जाएंगे तो उसमें ई व्हीकल्स हमने लिए हैं, फिर उसमें सीएनजी बसेस भी हमारे पास है। ऐसा सब कुछ है, तो वो बहुत फायदेमंद है। अभी हमारे खिलाफ लोग एलिगेशन कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन उनको वो उसके बारे में उस सब्जेक्ट में एलिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं करके दिखाऊंगा। लाड़की बहन योजना एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति काफी ज्यादा घूमी है पिछले 1.5 साल में। विधानसभा चुनाव जीतने का बहुत बड़ा श्रेय उस योजना को जाता है, लेकिन अब जब तीनों पार्टियां कई जगहों पे अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं तो श्रेयवाद की लड़ाई भी चल रही है। दो तरफ बहू है, लड़का बहू है, देवा बहू है और एक तरफ दादा है। तो असल श्रेय आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए? क्योंकि ज्वाइंट श्रेय की बात तो बहुत बार आ चुकी है कि तीनों का एक साथ मिलकर श्रेय है, लेकिन अब जब चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं तीनों इसका श्रेय क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कारण से हुआ या मैं इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार था कि ये शुरू हुआ। तीनों को जाना चाहिए। ये बात पहले भी हो चुकी है। नहीं, श्रेय उसका श्रेय तीनों को जाना चाहिए। तीनों ने मिलकर वो डिसीजन लिया है। मैंने बजट स्पीच में बताया, लेकिन बजट स्पीच हम जब तैयार करते हैं तो सब साथ मिलके करते हैं और कैबिनेट उसको मान्यता देती है।
तो इसीलिए मैं हमारे बीच मुझे झगड़ा नहीं करने का, तीनों को जाना चाहिए। अजित बाबू जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि जो 3 प्रमुख महानगर पालिकाएं हैं, पीएमसी, टीसीएमसी और बीएमसी, इन तीनों के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या है आने वाले 16 तारीख के लिए? क्या नतीजे रहेंगे आपके हिसाब से? लोगों ने वहाँ के इशू आंखों के सामने रखकर वोटिंग किया तो अलग नतीजा आएगा। और ये 2 दिन में जो भी चालू है सभी सिटी में, आप अगर जरा मालूमात कीजिए, इतना ऐसा इलेक्शन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों क्यों कह रहा है कि ऐसा इलेक्शन कभी देखा नहीं? या किसी किसी को अपने तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश हर बहुत से कैंडिडेट की चालू है।